नमस्कार दोस्तों। कल का हमारा जो टॉपिक चल रहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था और इसी से हम आगे बढ़ते हुए आज बात करने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। तो हेडिंग डाल लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। अर्थात नीति निर्देशक तत्व किस किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है, आखिर ये करते क्या हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है, मैंने आपको बताया था कि ये शासन के लिए एक पथ प्रदर्शक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं कि जो भी सरकार होती है उस सरकार को नीति निर्माण, कानून निर्माण करने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। तो पहला इसका महत्व क्या है, शासन को नीति निर्माण प्रक्रिया में निर्देशक तत्व पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो शासन के नीति निर्माण प्रक्रिया में एक पथ प्रदर्शक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, इस तरीके से नीति का निर्माण करना है। दूसरा हमारा, आगे चलते हैं, दूसरा हमारा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि इनका जो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं उद्देश्य जो होता है, क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य बनना चाहिए जिससे कि सारे मनुष्यों का अर्थात सारी जनता का क्या होना चाहिए, कल्याण या विकास होना चाहिए। तो दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या महत्व क्या है, इनके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। अर्थात कि लोक कल्याणकारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा राज्य जिसमें सभी मनुष्यों का अर्थात सारी जनता का एक समान क्या हो सके, विकास होता है, तो ऐसे राज्य की स्थापना करने की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तीसरा इससे क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शासन का मूल्यांकन किया जाता है कि शासन जो सरकार कार्य कर रही है वो सही तरीके से कर रही है नहीं, अपने नियम कानून निर्माण में या शासन प्रक्रिया में सफल है या नहीं, असफल तो नहीं हुई है। तो इन सब चीजों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों अर्थात इनके माध्यम से शासन का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्व है नीति निर्देशक तत्वों के कि सबसे महत्वपूर्ण जिसका कार्य क्या होता है वो नीति निर्माण प्रक्रिया में ये एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। दूसरा कि इनके माध्यम से एक लोक कल्याणकर राज्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसके द्वारा शासन के जो शासन होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। आगे चलते हैं और अगली अपनी जो हेडिंग है, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किए गए सुधार।
एक तरह से कहा जाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हमने कौन कौन से ऐसी नीतियां, नियम, कानून बनाई हैं जिससे कि देश की स्थिति में सुधार आया है, कुछ परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। तो इससे हमने कौन कौन से ऐसे सुधार किए हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार हुआ है वो है भूमि सुधार। देखिए 1951 में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। ठीक है, 1951 में कौन सा अधिनियम लाया गया? भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से जमींदारों से, क्योंकि पहले जमींदारी प्रथा थी तो सारी जो कृषि या खेत होते जमींदारों के पास होते थे, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके सभी को समान कृषि भूमि प्रदान की गई, जिससे कि सभी को समान कृषि भूमि मिले और अपनी कृषि करके कृषि का उनको करने का मौका मिले, जिसके माध्यम से अपनी वो जीवन स्तर को सुधार सकें। तो भूमि सुधार अधिनियम 1951 के द्वारा क्या किया गया कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करके उन सारी जमीन को समान किसानों में इक्वल यानी कि बराबर बांट दिया गया। तो इसी में आगे लिखते हैं ऐसे कि 1951 में भूमि सुधार अधिनियम 1951 को अपनाया गया, जिसके माध्यम से जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को समान भूमि वितरित की गई। इंक ला लेते हैं। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए क्या है, एक लोक अनुच्छेद 40 हमने पढ़ा था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया तथा इसे संवैधानिक दर्जा तिहत्तरवें तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 को प्रदान किया गया। ठीक है मित्रों, कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, जो कि राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई। लेकिन इसे जो संवैधानिक दर्जा मिला वो कब मिला? 1992 को मिला, जिसके तहत हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। तो ये हमारे 2 सुधार थे, भूमि सुधार, पंचायती राज व्यवस्था। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा हमारा है पंचवर्षीय योजना।
देखिए, भारतीय योजना आयोग के द्वारा भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलाई गई। देखो, पंचवर्षीय नहीं, पंच माने 5 वर्ष की योजना, अर्थात आने वाले 5 वर्षों में हम किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे, किस तरीके से भारत को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाएंगे। तो इसके लिए पंचवर्षीय क्या चलाई गई, योजना चलाई गई। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। और अब तक जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं वो कितनी हैं? चली हैं 12 चली हैं। अंतिम जो 12वीं हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2012 से 2017 तक। फिर 2017 में कुछ परिवर्तन करते हुए इसे त्रिवर्षीय योजना में बदल दिया गया और वर्तमान में जो त्रिवर्षीय योजना चल रही है वो 2017 से 2020 तक चलेगी। तो ये हमारा किया गया तीसरा सुधार था। अब चौथे सुधार की तरफ चलते हैं और चौथा हमारा सुधार क्या है? चौथा है न्यायिक व्यवस्था में सुधार, अर्थात त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्माण किया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। न्यायिक याचिकाओं, जैसे कि हम बोलते हैं जनहित याचिकाएं प्रारंभ की गई, जिससे कि लोगों को आसानी से न्याय प्राप्त हो सके। लिखते हैं इसमें, इस व्यवस्था में लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित अदालतों का गठन किया गया है, जिसके तहत जनहित याचिकाओं को भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है भाई। तो क्या है कि त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित न्यायालयों का भी शुभारंभ किया है, उन्हें गठन किया गया, प्रारंभ किया गया है। और इसके अलावा जनहित याचिकाएं भी अब प्रदान की जाती हैं, जैसे लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी शिकायतें अदालत तक नहीं ले जा सकते, असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति क्या दायर कर सकता है? जनहित याचिका दायर कर सकता है और उस व्यक्ति को न्याय प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकता है। पांचवा और अंतिम लिखते हैं, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
इसमें क्या है देखिए, देश में आर्थिक समानता लाने के लिए बड़े उद्योग जैसे बैंक, परिवहन, कोयला, खान आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता लाना, अर्थात सभी के आर्थिक जीवन को सुधारना और जो गरीब अमीर के मध्य फासला बन चुका है उसे कम किया जाए, जिसके माध्यम से देश में आर्थिक समानता को लाया जा सके। इसके लिए जो बड़े उद्योग थे हमारे, बैंक है, परिवहन है, कोयला, खान आदि जो भी हैं, इनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये तो थे हमारे नीति निर्देशक तत्व। यही हमारे नीति निर्देशक तत्व समाप्त होते हैं। अब हमारा अंतिम टॉपिक सिर्फ रह गया है क्या? मूल कर्तव्य, और वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।